सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम से शानदार तरीके से करने का हर संभव प्रयास कर रहे होंगे। अपन ने कल की जो क्लास थी उसमें सत्ता की साझेदारी पढ़ी। अभी अपन एक दो दिन के अंदर पॉलिटिकल साइंस और इतिहास 12वीं कक्षा के लिए भी एक के बाद एक जो शानदार टॉपिक अपनी किताब के अंदर है उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम 10वीं कक्षा की जो सामाजिक विज्ञान है उस सामाजिक विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान का जो एक पूरा का पूरा सिलेबस अपना चलता है, जिसमें आपने देखा होगा पहला चैप्टर जो है वो सत्ता की साझेदारी वाला है। तो सत्ता की साझेदारी को अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सत्ता की साझेदारी को अच्छी तरह से समझने के बाद में अब अपना दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है संघवाद। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अपन आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ में अगर उस टॉपिक से संबंधित कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का या फिर इकोनॉमिक्स का, जो आपको नहीं समझ में आ रहा उस टॉपिक के ऊपर आप कमेंट करके ये ज़रूर लिखें कि भाई हमें ये टॉपिक समझाने का प्रयास करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को आप तक पहुँचाया जाए, आप तक आसान भाषा में समझाया जाए। अब हमें सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर पढ़ने के बाद में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई उस चैप्टर को अपन आसान, जितने भी उसके क्वेश्चन हैं उनको देखें, उसके साथ साथ में जो अगर कोई एक दो क्वेश्चन हार्ड है उसको भी देखें और समझने का प्रयास करें और उनके आंसर लिखने का प्रयास करें कि भाई हम उसके आंसर अच्छी तरह से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। संघवाद क्या है? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होगी जिसके अंदर सत्ता, अभी देखो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द आपके सामने बार बार आएंगे, राजनीति विज्ञान हो या फिर इतिहास हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, यानी 8 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है और वो ये है कि सब्जेक्ट के अंदर जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन वर्ड का अगर आपको अर्थ पता है तो फिर आप आसानी से अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं और इसमें अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्ता का विभाजन होगा। विभाजन का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, बंटवारा होगा, यानी 2 भागों में सत्ता को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, जिसमें एक मुख्य रूप से केंद्र सरकार होगी और इसके साथ साथ में राज्य सरकार होगी। अच्छा, आप ये ध्यान रखना कि जो राज्य है और इसके साथ में एक शब्द और यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई। आप राज्य बोल सकते हैं या फिर इकाई बोल सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो सत्ता है, इसमें जो सत्ता में जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग 2 भागों में यहाँ पे किया जा रहा है। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में सबसे पहले शुरुआती दौर में 2 स्तर की सरकार बनाई गई। एक सरकार बनाई गई केंद्र सरकार की और दूसरी सरकार जो है वो राज्य सरकारों को या फिर इसको इकाइयों के रूप में क्या किया गया, जाना गया। 2 महत्वपूर्ण बातों को आपको क्या रखना, ध्यान में रखना है। अच्छा, जो ये सत्ता का जो बंटवारा होगा, शक्तियों का जो बंटवारा होगा, वो किया किसके द्वारा जाएगा, संविधान के द्वारा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको यहाँ पे जानकर आश्चर्य यह होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान को लिखने के लिए कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है मेरे दोस्तों। लगभग 3 साल का समय यहाँ पे भारत के संविधान को बनाने में लग चुके थे। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया मेरे दोस्तों, संविधान को लागू किया गया। 26 नवंबर को बनकर तैयार होता है, इसको अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया जाता है संविधान सभा के द्वारा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है,
संविधान जो लागू है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो शक्तियों का बंटवारा मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है भाई? संविधान, यानी संविधान शक्तियां देता है। संविधान ही तो केंद्र सरकार को शक्ति देगा और संविधान ही राज्य सरकार को क्या देगा? शक्ति देगा। समझ में आ रहा है? हमारे देश के अंदर पहले 2 स्तर की सरकारों को क्या किया गया? अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सत्ता का बंटवारा करना। सत्ता का क्या करना? बंटवारा करना, यानी शक्तियों को 2 भागों में, अलग अलग भागों में बांट दो। भाई आप सपोज करके देखिए, मान लो कि एक पीएम है, एक पीएम है और ये अपने इंडिया के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 150 करोड़ लोगों का शासन अच्छी तरह से चला रहे हैं। आप सपोज यहाँ पे करके ये देखिए कि अगर भारत के अंदर ये 28 राज्य न हो, भारत के अंदर अगर ये 28 राज्य न हो और इन 28 राज्यों के सीएम अगर न हो, तो क्या नरेंद्र मोदी अकेले देश को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। इसलिए कुछ शक्तियां जो है वो राज्य सरकार को दे दी गई और कुछ शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार को दे दी गई। यानी इसका उद्देश्य ये है, अगर सत्ता का बंटवारा हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा अगर हो जाएगा, तो देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। सभी लोगों के जितने भी लोग हैं देश के अंदर, उन सभी लोगों का क्या हो पाएगा? भला हो पाएगा। अच्छा, ये क्यों किया गया है? क्योंकि विविधताओं में एकता का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अब ये विविधताओं में एकता वाला सिस्टम है क्या, इस चीज को अपन क्या करते हैं? समझते हैं। मेरे दोस्तों, आपको क्या ध्यान देना है? भारत जो है इसमें विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है, जैन धर्म के भी हैं, बौद्ध धर्म के भी हैं। विभिन्न प्रकार की यहाँ पे जातियां हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पे लगभग 1300 से भी ज्यादा भाषाओं को क्या किया गया है? मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाएं संविधान में उल्लेखित है। 8वीं अनुसूची में मैंने कल सत्ता की साझेदारी में आपको बताया था। इसके साथ साथ में सबकी वेशभूषा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, सारी की सारी गतिविधियां लोगों की अलग है। अब आप सपोज करके देखिए, अगर कोई देश में केंद्र सरकार ही सब कुछ है, तो वहां पर उन लोगों के हितों का क्या नहीं किया जाएगा? ध्यान नहीं रखा जाएगा। यानी लोकल जो मुद्दे हैं, जो धरातल की जो समस्याएं हैं, उन धरातल की समस्याओं को कौन सोल्व नहीं कर पाएगी? केंद्र सरकार सोल्व नहीं कर पाएगी। यानी देश के अंदर विविधता में एकता बनी रहे, सारे के सारे लोग एकजुट रहें, सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए, सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, सभी लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए। इसलिए सत्ता का बंटवारा करना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। यहां पे ध्यान रखना, संघवाद क्या है? अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो बस केवल और केवल इतना ध्यान रखना है, जिसमें सत्ता का बंटवारा किया जाए या फिर सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया जाए, इसे ही संघवाद कहा जाता है। शक्तियों का विभाजन करना, शक्तियों का बंटवारा करना ही संघवाद कहलाता है। शुरुआत में 2 व्यवस्था भारत में चल रही है, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अब अपन क्या करते हैं? आगे इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, संघवाद की मुख्य रूप से विशेषताएं। मेरे दोस्तों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों के अंदर, आसान भाषा के अंदर आपको क्या करना है? इन चीजों को समझना है। और ये एकदम से शॉर्ट नोट्स की तरह आप अपने इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, क्योंकि आप अगर इनके स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको आसान भाषा में याद करने में समस्या नहीं होगी। आप अच्छी तरह से इनको क्या कर पाओगे? याद कर पाओगे। तो अपन इस चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले संघवाद की प्रमुख रूप से विशेषताएं, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि संघीय शासन की विशेषताएं लिखिए, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस संघवाद के ऊपर क्या रखना? ध्यान रखना है। सबसे पहली विशेषता इसमें क्या आती है मेरे दोस्तों? 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। अभी अपन ने देखा कि 2 स्तर की सरकार कौन सी है अपने देश के अंदर? मुख्य रूप से एक सरकार तो अपनी है केंद्र सरकार, एक केंद्र सरकार।
फिर उसके बाद में अपन एक दूसरा स्तर देखा राज्य सरकार का, दूसरा स्तर अपन ने देखा राज्य सरकार का, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। तो इसमें क्या बताया गया है कि दो स्तर तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ में इससे अधिक भी स्तर हो सकता है। तो भारत के संविधान में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया मेरे दोस्तों, और वो तीसरा जोड़ा गया स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, यानी पंचायती राज मंत्रालय या फिर नगरीय स्वशासन को भी भारत के संविधान में जोड़ा गया, ताकि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है, जो नियम बनाए जाते हैं, जो कायदे कानून बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे आम जनता तक पहुंच सके, जनता का कल्याण हो सके, जनता का भला हो सके। इसके लिए तीसरे स्तर की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इनका एकमात्र उद्देश्य है सभी लोगों का भला होना चाहिए। संविधान के जितने भी प्रावधान है वो सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए। भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। अब इसकी दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अच्छा, इसमें क्या लिखा गया है? शक्तियों का स्पष्ट संवैधानिक विभाजन है। इसका मतलब क्या है? संवैधानिक का मतलब पूरा का पूरा जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है मेरे दोस्तों? संविधान के अंदर किया गया है। यानी ये कहा गया है संविधान में कि केंद्र सरकार ये काम करेगी, राज्य सरकार ये काम करेगी, और जो स्थानीय सरकार जिसको आप पंचायती राज मंत्रालय या फिर नगरीय स्वशासन के रूप में जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का काम अलग अलग लिखा गया है, प्रत्येक सरकार का काम अलग अलग लिखा गया है। पीएम ये काम करेगा, सीएम ये काम करेगा, डीएम ये काम करेगा, सरपंच ये काम करेगा, पंच ये काम करेगा। यानी सभी के काम अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया? संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संविधान के अंदर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? संविधान शक्तियों का विभाजन कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर एकमात्र व्यवस्था संविधान है। संविधान से न तो कोई ऊपर है न कोई नीचे है। संविधान सभी लोगों के लिए बराबरी का कानून बनाने का काम करता है, और बाकायदा पूरा का पूरा उल्लेख किया गया है। यहां तक राष्ट्रपति काम क्या करेगा, राज्यपाल का क्या काम है, मुख्यमंत्री का क्या काम है, प्रधानमंत्री का क्या काम है, ये जितने भी मंत्री हैं सभी का पूरा काम किया गया। न्यायपालिका क्या काम करेगी, हाई कोर्ट क्या काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगी, और इसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो क्या काम करेगी। यानी सभी लोगों के कामों को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तीसरी इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संविधान सर्वोच्च होता है। संघवाद की तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान, यानी संविधान ही सब कुछ है मेरे दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा कि जो पीएम होते हैं वो तानाशाही शासक बन जाते हैं। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 लगाया। अनुच्छेद 352 तीन कंडीशन में लगता है। ध्यान रखना, अगर किसी प्रकार का क्या हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, अगर किसी प्रकार का कोई क्या हो गया, युद्ध हो गया, इसके साथ साथ में किसी ने कोई बाहरी आक्रमण कर दिया, इसके साथ में याद रखना कि सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर हो गया है कि नहीं है। ये तीन कंडीशन है। इस तीन कंडीशन के अंदर आर्टिकल 352 लगाया जाता है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी ध्यान रखिए, अनुच्छेद 352 के अंदर आपातकाल का प्रावधान किया गया है, इमरजेंसी का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल लगाता है। तो यहां पर 352 का प्रयोग किया गया इंदिरा गांधी के काल पे 1975 के अंदर। 1975 के अंदर जब आपातकाल लागू किया गया, इस टाइम पे न तो कोई युद्ध था, न कोई भारी आक्रमण था, और न ही सशस्त्र विद्रोह था। लेकिन इंदिरा गांधी की कुर्सी जा रही थी, इसलिए जा रही थी क्योंकि इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसने फैसला सुनाया कि भाई इंदिरा गांधी ने जो 1971 के अंदर चुनाव लड़ा वो फर्जी तरीके से लड़ा है। तो फर्जी तरीके से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा, इस बात की प्रमाणिकता कौन प्रस्तुत करता है? हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आपने तो चुनाव गलत तरीके से लड़ा है। तो इंदिरा गांधी ने एक दूसरा ऑप्शन निकाल लिया, और वो ये निकाला कि भाई अब तो इंदिरा गांधी के लोग पीछे पड़ गए। ये कहा कि आप तो इस्तीफा दो।
आपको तो पद छोड़ना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी के जब पीछे पड़ गए तो इन्होंने अनुच्छेद 352 लगाया, और अनुच्छेद 352 लगा के इन्होंने एक काम करना स्टार्ट किया कि भाई साहब आप एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। यानी इन्होंने दुरुपयोग किया, इसका खामियाजा इनको क्या करना पड़ा, भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से भारत के अंदर ये जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने क्या किया भाई साहब, 99वां संविधान संशोधन लागू करने का काम किया, लोकसभा से पास करवा दिया, राज्यसभा से पास करवा दिया, और इसके साथ साथ में उन्होंने राष्ट्रपति से भी क्या करवा दिया मेरे दोस्तों, साइन करवा दिया। जब सारी की सारी व्यवस्थाएं हो गई, सब कुछ काम हो गया, तो न्यायपालिका जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, और फैसला सुनाकर ये कहा कि ये कानून गलत है। तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, पर्यावरण का हवाला देते हुए हाई कोर्ट आई, बीच में इंटरफेयर किया और ये कहा कि भाई साहब आप इसको क्या कीजिए, खत्म कीजिए, यहाँ पे एक भी पेड़ पौधा नहीं कटेगा। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ कौन है, सर्वोच्च संविधान, संविधान ही सब कुछ है, संविधान के अलावा कुछ भी नहीं है, संविधान के अलावा कुछ भी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चौथी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पे, यानी न्यायपालिका जो है वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है। कहने का मतलब न्यायपालिका मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट, मुख्य रूप से हाई कोर्ट और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर संविधान के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो ये इनकी रक्षा करते हैं, ये इनकी सुरक्षा करते हैं। अच्छा, पांचवी महत्वपूर्ण क्या है भाई, प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत हैं। यहां पे ध्यान रखिए, अभी इंडिया के अंदर एक जीएसटी लगाया गया है, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु व सेवा कर। ये जो जीएसटी है ये प्रत्येक राज्य के अंदर प्रेजेंट टाइम में अलग अलग नहीं है, लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व, राजस्व का मतलब पैसा कहां से आएगा, केंद्र सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, राज्य सरकार को पैसा कहां से मिलेगा। सोर्स, स्रोत का मतलब होता है सोर्स, यानी कहां से इनको पैसा मिलेगा। यह संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। सभी स्तर संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। कहने का मतलब यानी केंद्र सरकार भी किसके हिसाब से काम करेगी, संविधान के हिसाब से, और इसके साथ साथ में जो राज्य सरकार है वो भी किसके हिसाब से काम करेगी, संविधान के हिसाब से, और जो प्रांतीय स्तर की सरकार है ये भी किसके हिसाब से काम करेंगे, संविधान के हिसाब से। कहने का मतलब संविधान ही सब कुछ है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जल्दी से देखिए, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होगी, शक्तियों का संवैधानिक बंटवारा किया गया, संविधान ही सब कुछ होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत निर्धारित है, यानी केंद्र सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, राज्य सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, और प्रांतीय स्तर की सरकारों को पैसा कहां से मिलेगा। सभी स्तर को संविधान के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। न तो संविधान से कोई ऊपर है, न कोई संविधान से नीचे है। कहने का मतलब, अब आगे देखते हैं। अब इधर देखिए, संविधान के 2 प्रकार होते हैं। संविधान के कितने प्रकार बताए गए भाई, 2 प्रकार। अब 2 प्रकार मुख्य रूप से कौन से होते हैं भाई, देखो, एक तो प्रकार ये है कि 7 आकर संघ बनाना, 7 आकर संघ बनाना, समझ में आ गया ना। और एक है 7 रहकर संघ बनाना, 7 रहकर संघ बनाना। अब इधर देखो, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि स्वतंत्र इकाइयां मिलकर संघ बनाती है। इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए मेरे दोस्तों। क्या बताया गया, स्वतंत्र इकाइयां, स्वतंत्र इकाइयों का मतलब यहां पे जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसको आप राज्य भी बोल सकते हैं, भारत में इसको राज्य बोला जाता है, अमेरिका के अंदर कैंटेन बोला जाता है, समझ में आ रहा है ना। यानी ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर पूरे टोटल 52 कैंटेन है। अमेरिका के अंदर पूरे टोटल कितने कैंटेन है, 52 कैंटेन है। अभी अपन ने देखा कि भाई भारत जो है, भारत के अंदर पूरे टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। लेकिन ये जो 52 कैंटेन है, ये 7 आकर इन्होंने ये कहा कि भाई हमें एक संघ बनाना है, तो इन्होंने 7 आकर बनाया। तो अमेरिका में 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है
कि संघवाद में मुख्य रूप से 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा देश है? तो आपको क्या बताना है? अमेरिका, इसके साथ साथ में स्विट्जरलैंड, इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया। ये 7 आकर स्वतंत्र इकाइयां हैं। ये 7 आकर क्या करते हैं? अपना संघ बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संघवाद की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है, यानी 7 रहकर संघ बनाना। बड़ा देश सत्ता को केंद्र, अब कोई बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, आपको पता होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इंडिया का। इसके साथ साथ में लगभग 150 करोड़ प्लस जनसंख्या। अब देखो बड़ा देश है, सत्ता को केंद्र और राज्यों में बांटता है, यानी सत्ता को किस में बांट देता है? केंद्र सरकार के बीच में और इसके साथ साथ में राज्य सरकार के बीच में। अब यहां पे देखने ये जो भारत के अंदर जो राज्य हैं ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनको किसके अधीन रहना पड़ता है? केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। तो आप ये कहोगे कि क्या ये जो राज्य हैं अमेरिका के अंदर ये क्या स्वतंत्र है? बिल्कुल सब स्वतंत्र है। इनको अलग शक्तियां यहां पे दी गई है और इनकी शक्तियों को अमेरिका है क्या नहीं कर सकता? छीन नहीं सकता। लेकिन हमारे देश के अंदर जो केंद्र सरकार है वो सर्वोपरि है, लेकिन संघीय व्यवस्था है, लेकिन है क्या? सर्वोपरि है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत हो गया, जैसे स्पेन हो गया, जैसे बेल्जियम हो गया, ये देश ऐसे हैं जिसमें संघवाद की परिभाषा ये बन जाती है कि सत्ता जो है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में क्या कर दी जाती है? बांट दी जाती है कि भाई थोड़ा काम आप ये करोगे, थोड़ा काम आप ये करोगे। लेकिन यहां पे अंतिम रूप से किसके अधीन रहना पड़ता है? केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या चीज है? यहां पे अमेरिका के अंदर जो 52 कैंटन है उनको अलग अलग शक्तियां दी गई है और वो स्वतंत्र है। वो क्या है? स्वतंत्र है। यानी अगर किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहां पे उसी राज्य की बात मानी जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब देखो भारत में संघवाद जो है, भारत में किस प्रकार का संघवाद है, इस चीज को आप समझिए मेरे दोस्तों। यहां पे देखो भारत में 3 स्तर की सरकार है। कितने स्तर की है? 3 स्तर की। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली। आपको क्या उत्तर देना है? 3। आपको क्या उत्तर देना भाई? डायरेक्टली 3। समझ में आ गया ना? अब 3 स्तर की सरकार कौन सी है? एक को बोला जाता है संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार, एक को बोला जाता है राज्य सरकार। तीसरी जो स्तर की सरकार है वो है स्थानीय सरकार, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत आ जाती है और जिसमें मुख्य रूप से नगरपालिका आ जाती है। भारत को संविधान में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। समझ में आ गया ना? क्या कहा गया? देखो राज्यों का संघ है। और भारत में पूरे टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और इसके साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी संख्या कितनी है? 8। अब यहां पे देखना, भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। तो यहां पे 3 स्तर की सरकार हो गई। कितने स्तर की सरकार हो गई? 3 स्तर की सरकार हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि भाई भारत में तो शुरुआत में 2 स्तर की सरकार थी, एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। लेकिन तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा गया। और यह जो तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा गया वो एक तो संविधान संशोधन था 73वां और एक संविधान संशोधन था 74वां। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां और 74वां। अब थोड़ा सा अपन इसको आगे और समझते हैं। समझ में आ गया ना? आगे देखो।